नमस्कार दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते कक्षाएं समय से नहीं आ पा रही हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय बोधक अव्यय, या इसे हम दूसरे नाम से कह लें तो इसे योजक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके नाम से ही ये तात्पर्य है। योजक का तात्पर्य होता है जोड़ना। योजक का तात्पर्य क्या होता है? जोड़ना। तो यह किसको जोड़ता है, यानी कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है वह किन किन चीजों को आपस में जोड़ता है। तो अगर हम देख लें तो ये कह सकते हैं कि यह दो शब्दों को या दो से अधिक पदों को या उपवाक्यों को या फिर कह लें तो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो अगर इसकी हम परिभाषा बनाएं तो आप यह कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय वह अव्यय है जो वाक्य में किन्हीं दो शब्दों को, दो पदों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, या जिस शब्द के द्वारा ये सब जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसे हम योजक भी कह देते हैं। तो अब अगर जैसे मैं कोई वाक्य यहाँ पर लिखूं और आपको यह समझाने का प्रयास करूं कि वो कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने एक वाक्य लिख दिया, सरोज कामा अनुराधा, सरोज कामा अनुराधा और प्रीति ने पुरस्कार जीते, और प्रीति ने पुरस्कार जीते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरोज, अनुराधा और प्रीति ने पुरस्कार जीते। तो ये दो शब्द हैं, इधर एक ये शब्द, इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? तो और कर रहा है। इसलिए क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। इंग्लिश में से कंजक्शन भी कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में संयोजन या संयोजक भी कह देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें कि एक और एग्जाम्पल लिख के आपको और बेहतर समझ आए तो आप ये कह सकते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहा था और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, या इसी तरह से सुनीता या किरण यानी कि सुनीता भी है और किरण भी है, ने पुस्तक ली थी। सुनीता या किरण ने पुस्तक ली थी, यानी कि सुनीता या किरण ने पुस्तक ली थी। यहाँ पे दो में से किसी एक ने पुस्तक लेने का कार्य किया था। तो यहाँ पे वियोजक का भाव दिख रहा है, जबकि यहाँ पे योजक का भाव दिख रहा है। यानी कि भाव की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय दो तरह के हो जाते हैं, एक जो जोड़ने का काम करते हैं और दूसरे जो विभाजक का कार्य करते हैं। इस वाक्य में सरोज, अनुराधा और प्रीति ने पुरस्कार जीते, यानी कि तीनों ने जीते। सुनीता या किरण ने पुस्तक ली थी, तो यानी कि सुनीता अथवा यानी लगा यहाँ पे, इसलिए एक माना जाता है दोनों में से, सुनीता ने ली थी या फिर किरण ने ली थी। तो यहाँ पे वियोजक का भाव, यहाँ पे किसका है? संयोजक का भाव है। तो आप ये समझ गए कि जब दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करता है वो क्या कहलाता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब हम इनके प्रकार की बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम समुच्चय बोधक अव्यय को देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समान अधिकरण, एक होता है हमारा समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। ये हो गए कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, यानी इसके दो भेद होते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के क्या तात्पर्य है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का क्या तात्पर्य है?
तो समान अधिकरण का मतलब है जहां पे दो समान शब्द, दो समान वाक्य, दो समान उपवाक्यों को जोड़ा जाए, वो क्या कहलाता है? समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे परिभाषा बनाने के लिए आपसे कहें कि समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पे समान पदों, जहां पर समान पदों, शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा था, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा था, अध्यापक पढ़ा रहा था, अध्यापक पढ़ा रहा था, यानी कि मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिख रहा हूं कि अध्यापक पढ़ा रहा था और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, ये मैंने वाक्य लिख दिया। अध्यापक पढ़ा रहे थे और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, दोनों वाक्य क्या है? समान है, लेकिन किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? अध्यापक पढ़ा रहा था और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो ये दो समान वाक्यों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे एक और वाक्य यहीं पे लिख दें, रूपाली तथा वसुधा ने नृत्य किया, रूपाली तथा वसुधा ने नृत्य किया, वसुधा ने नृत्य किया, तो यहाँ पे दो समान शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, एक रूपाली है और दूसरा संज्ञा क्या है? वसुधा है, दोनों ने एक ही काम किया है, इसलिए तथा शब्द से मैंने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया है, इसलिए समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं, तो नोट कर लीजिए आप, थोड़ा मट जाते हैं सामने से। अब अगर हम देखें कि समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। तो यहीं पे अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये दो तरह के दिखाई देते हैं। कितने तरह के दिखाई देते हैं? दो तरह के दिखाई देते हैं। एक होते हैं संयोजक और एक होते हैं विभाजक, यानी कि संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, है ना। पीछे का मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया है। संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय इसका नाम हो जाएगा। तो ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देखें संयोजक में क्या होता है, तो संयोजक में उसी तरह से दो समान वाक्य, शब्द, उपवाक्य, वाक्यों को जोड़ा जाता है, जबकि विभाजक में भाव के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये वाक्य क्या है? जुड़ रहा है या बिखर रहा है। जैसे इसके पहले मैंने उदाहरण समझाया था जब हमने समुच्चय बोधक अव्यय को बताया था, तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे संयोजक है तो यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया, तरुण तथा वरुण ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, वाद विवाद प्रतियोगिता जीती। मैंने एक वाक्य ये लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तरुण और वरुण दोनों ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, यानी कि दोनों शब्द आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, इसलिए संयोजक हो गया। इसी तरह से अगर हम विभाजक की बात कर ले और यहाँ पे उदाहरण लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं, या नहीं तो ऐसे शब्द, यानी कि या है या नहीं तो है। इसी तरह से ना की, अथवा चाहे,
यानी कि या नहीं तो, ना कि, अथवा, चाहे, या कि इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां पे भाव कैसा निकलता है? विभाजक का निकलता है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो विभाजक में आप ये लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि या आता है, या नहीं आता है, या नहीं तो आता है, ना कि आता है, चाहे आता है, या कि आता है। जैसे रंजना गिटार बजाती है, ना कि सितार। रंजना गिटार बजाती है, रंजना गिटार बजाती है, ना कि सितार। यानी कि दो में से कोई एक। तो भाव की दृष्टि से वाक्य कैसा है? बिखरा हुआ, विभाजक अलग अलग दिख रहा है, इसलिए विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे दूसरा अगर लिख दूं, पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से, ये मैंने वाक्य लिख दिया। पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से, पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से। तो पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से, यानी कि दो में से किसी एक से आपको लिखना है। तो दोनों भाव की दृष्टि से क्या है? बिखरे हुए हैं, दोनों में अलगाव है, इसलिए विभाजक माना जाता है। और ये क्या हो जाएगा? तो संयोजक हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय अव्यय बोधे। इसको मैंने समझा, फिर इसके दोनों प्रकार समझ लिए। अब हम किसको समझेंगे? तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को समझेंगे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो इसकी अगर आपसे हम बात करें तो आप यह कह सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं इधर का हिस्सा, कि व्यधिकरण का मतलब होता है जहां पे दो समान उपवाक्य न हो, भिन्न भिन्न हो, तब जब कोई शब्द जोड़ता है, कोई ऐसा अव्यय जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को, परिभाषा लिख सकते हैं, एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को, आश्रित यानी कि एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जिस अव्यय शब्द के द्वारा होता है वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण लिखना चाहें तो आप यहां पे कह सकते हैं कि संजय स्कूल से चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। संजय स्कूल से चला गया, संजय स्कूल से चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तो यहाँ पे देखेंगे संजय स्कूल से चला गया क्योंकि उसके सिर में क्या था? दर्द था। दोनों उपवाक्य भिन्न भिन्न हैं, दोनों वाक्य क्या है? भिन्न भिन्न है। और किसके द्वारा जोड़ रहे हैं? क्योंकि के द्वारा जोड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। जैसे मैं एक और यहाँ पे अगर उदाहरण लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मैं घर से जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। मैं घर से जा रहा हूं, मैं घर से जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, तो इस वाक्य में दो बातें अलग अलग हैं, इसलिए विभिन्न आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? हमारा समुच्चय बोधक की जगह क्या हो गया? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, यह भी क्या होता है? कई प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे उनको समझेंगे? तो देखिए इनकी बातें कर लेते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भागों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीन तरह के दिखाई देते हैं, 3 से 4 तरह के मान लिए जाते हैं। जैसे पहला है कारणवाचक, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? तो कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
दूसरा यहीं पे अगर हम देख लें तो कह सकते हैं स्वरूपवाचक। क्या हो जाएगा तो स्वरूपवाचक हो जाएगा। अगला अगर हम देखें तो उद्देश्यवाचक कह सकते हैं, उद्देश्यवाचक कह सकते हैं, उद्देश्यवाचक हो जाता है। यानी कि कारणवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक और अगला हो जाता है संकेतवाचक। क्या हो जाएगा तो संकेतवाचक हो जाता है। तो 4 तरह के व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। अब इसी में जैसे कुछ शब्द आते हैं कारणवाचक, जहां से कारण का अभाव निकले, जो कि क्या क्या शब्द हो सकते हैं? जो कि हो सकता है, इसलिए, इसलिए, के कारण, के कारण, ये सब शब्द अव्यय आते हैं जो जोड़ते हैं वाक्यों को। जो कि, इसलिए, के कारण, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि, इसलिए हो गया, इसलिए कि, इसलिए कि, ये शब्द क्या होते हैं? कारणवाचक होते हैं, कारणवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे टेलीफोन कट गया क्योंकि बिल जमा नहीं किया था। टेलीफोन कट गया, कट गया क्योंकि बिल जमा नहीं किया था, जमा नहीं किया था। तो ये हमारा क्या हो गया? कारणवाचक हो गया। यानी कि ऐसे वाक्य, उपवाक्य जो दो शब्दों से, दो वाक्य उपवाक्य आपस में जुड़े हों और वहां पे ऐसे शब्द हों जो कारण का भाव दिखा रहे हों, वो क्या हो जाएंगे? कारणवाचक हो जाएंगे। यानी कि टेलीफोन क्यों कट गया? क्योंकि बिल जमा नहीं था, इसलिए कैसा हो गया? तो कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब अगर हम बात कर लें स्वरूप की, किसकी बात कर लें? स्वरूपवाचक की बात कर लें, तो स्वरूपवाचक क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखें यहाँ पे स्वरूपवाचक किसे कहते हैं, तो जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, यानी, मानो, यानी, मानो कि, यानी कि, यानी, मानो कि, जो, जो, ये शब्द आते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूरी कक्षा मानती है कि मनोज सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। पूरी कक्षा मानती है, पूरी कक्षा मानती है कि सरोज कुशल अध्यापक हैं, कुशल अध्यापक हैं। ये वाक्य मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या स्वरूप दिख रहा है ना, बिहेवियर दिखा जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? हमारा स्वरूपवाचक हो गया। इसी तरह से उद्देश्यवाचक की बात कर लेते हैं। उद्देश्यवाचक की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपको पर्पस दिखाई दे, जैसे ताकि, इसलिए, जो कि, ये शब्द आ जाते हैं। ताकि, जो कि, ये शब्द क्या होते हैं? उद्देश्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, ये भी आ जाता है, इसलिए, इसलिए। जैसे एक उदाहरण लिख दूं कि आपको बेहतर समझ आ सके, रामकली को जाना जा, रामकली को जाना है इसलिए तैयार हो रही है। मैंने एक वाक्य लिख दिया, रामकली को जाना है, को जाना है इसलिए तैयार हो रही है, इसलिए तैयार हो रही है। ये मैंने वाक्य लिख दिया, रामकली को जाना है इसलिए तैयार हो रही है। तो यहाँ क्या हो गया? उद्देश्यवाचक हो जाता है। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में देखें अगर, तो आप कह सकते हैं कि संकेतवाचक में कुछ जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो संकेतवाचक के अंतर्गत जैसे यदि तो, यदि तो, अगर तो, यदि तो, अगर तो, इसी तरह से जब तब, जब तब, चाहे, ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है? यदि तो, अगर तो, जब तब या फिर चाहे। जैसे यदि अनुपमा परिश्रम करती है, यदि
अनुपमा परिश्रम करती है, परिश्रम करती है। यदि अनुपमा परिश्रम करती है तो प्रथम आ जाती, तो प्रथम आ जाती, प्रथम आ जाती। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या है, तो संकेत दिख रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, टॉपिक पूरा हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, इसके जो शेष दो हिस्से बचे, एक निपात का बचा हुआ है और एक बचा हुआ है विस्मयादि बोधक। अब उसको लास्ट में हम पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।